Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ हमारा जो है टॉपिक है। कोलराउस लॉ जो है ये क्या कहता है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं, इसी को लेकर के अपने इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे और यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो कोलराउस लॉ जो है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे कि कोलराउस लॉ जो है क्यों आया, किस लिए आया, इसकी जरूरत क्या है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम पिछले क्लास की याद दिलाएंगे। उसमें हमने एक समस्या का जिक्र किया था, एक समस्या यानी एक प्रॉब्लम को लेकर के बात की थी। उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उस पिछली क्लास में। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो कौन सी प्रॉब्लम थी वही आपको मैं याद दिला दें। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कोलराउस नाम के एक साइंटिस्ट ने और उसने अपना लॉ दिया। तो आप ये बात पूरी तरह समझ पाएंगे। ओके, तो देखते हैं हमने आपको क्या याद दिलाया था, मतलब क्या बताया था, याद दिलाते हैं आपको। देखिए ऐसा है, हमने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, वहां हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है। एक होता है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग की बात तो हमें समझ में आई थी। हमने उसमें ये बनाया था, जैसे मान लो KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पॉइंट लिया था हमने, यहाँ था मोलर कंडक्टिविटी ऊपर जाने पर बढ़ती है और यहाँ था कंसंट्रेशन ओवर रूट। इधर आएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, उधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। यहाँ जाने पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, उल्टा आएंगे तो डिक्रीज होगा। वही बात यहाँ भी है, लैम्डा m ऊपर जाने पर बढ़ेगा और लैम्डा m नीचे आने पर घटेगा। हमने कहा था कि पॉइंट लगाइए कुछ, तो यहां से होकर के आप एक लाइन खींचेंगे तो लाइन जो है पीछे कहीं क्रॉस कर देगी तो इसकी लिमिट आ जाएगी। मतलब जो है कंसंट्रेशन या फिर डायलूशन इंक्रीज करने के साथ साथ कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्लोली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ये बात हमने आपको बताई थी। फिर आपको हम याद दिला रहे हैं ताकि ये कोलराउस लॉ आपको समझ में आए। ठीक है, और कहीं पर जाके क्रॉस कर देती है, तो जहां पर जाकर के इसको क्रॉस कर देता है वही इस KCl सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। और वो कहां पर होगी, जीरो कंसंट्रेशन पर। यानी जब डायल्यूशन हम बढ़ाते बढ़ाते कंसंट्रेशन जीरो कर देंगे तो जो है हमें जो मोलर कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मिलेगी वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां इसकी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, इसको दिखाते कैसे हैं, लैम्डा m ऊपर हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, छोटा सा जीरो लिख देंगे। जीरो मतलब कंसंट्रेशन हमारा जीरो है। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो लिमिट आ जाएगी। ठीक, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ओके, अब दूसरा हमने जो लिया था, यहां पर क्या लिया था, CH3COOH। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जब हम यही लिमिट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड करेंगे तो हमने आपको बताया था कि इसकी लिमिट मिली ही नहीं थी हमें। बात समझ रहे हैं आप, मतलब यहां पर क्या था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा ग्राफ। मतलब होता क्या है कि लाइन जो है यहां आकर के पैरेलल हो जाती है इसके लिए। तो कंडक्टिविटी जो है, जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है।
लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर वो आकर के कांस्टेंट हो जाती है, लिमिट हमें मिलती ही नहीं। तो यहां से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अंदाजा नहीं लग पाता है, यहां हम फाइंड नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये समस्या थी पिछले क्लास में, मैंने बताया था आपको, यही प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कोलराउस नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसने बताया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करते हैं इनकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करें। तो इसने कहा आप 0 कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलने वाली। तो आप जो है जो काम यहां जहां तक आपने किया था वहीं से आगे आपको चलना है, वहीं से आगे चलना है आपको। तो वहां से आगे चला लो। उसने बताया कि आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओ, ठीक है ना, डिक्रीज करते करते इनफाइनाइट तक चले जाओ। तो अगर आप यहां ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओगे तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ये है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। लेकिन वहां उसने इनफाइनाइट की बात नहीं की थी ओस्टवाल्ड ने। इनफाइनाइट की बात कौन कर रहा है? कोलराउस कर रहा है। कोलराउस ये कह रहा है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएं, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं और ये प्रोसेस हम इनफाइनाइट तक लेके चले जाएंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डाइल्यूशन बढ़ा रहे तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाती है। बात समझ रहे हैं? हम यहां कहेंगे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। बट यदि डाइल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो कोलराउस जो है यही आपको समझाना चाहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द डिसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये कहता है कोलराउस। तो हमारे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराउस लॉ क्या होगा और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अभी जैसे आपने यहां ग्राफ में देखा था कि जो KCl था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और नॉर्मल कंसंट्रेशन पे जैसे आप उसको वाटर में मिलाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, पूरी तरह आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन जो वीक है वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह आयोनाइज हो जाता है तो उसकी लिमिट आसानी से आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि पूरी तरह आयोनाइज हो जाता है। इसी तरह से जब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पूरी तरह आयोनाइज हो जाएगा, तो जब वो पूरी तरह आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तब उसकी भी लिमिट आ जाएगी। ये मानना है कोलराउस का। ठीक है, तो कोलराउस लॉ हम लोग यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कोलराउस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, the limiting molar conductivity at infinite dilution ध्यान रखिए TIL लिख दिया, डाइल्यूशन। According to this law the limiting
molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte. Of weak electrolyte या ए लिख दो ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, molar conductivity of all positive and negative ions. ये डेफिनेशन है, ध्यान रखिए डेफिनेशन कब वैलिड होगी, जब डायल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराउस लॉ वैलिड है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अगर डायल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो लिखा है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यही डेफिनेशन का मेन पॉइंट है। यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो गलत कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ये लॉ अप्लाइड है या वैलिड है, बाकी नॉर्मल डायल्यूशन या नॉर्मल कंसंट्रेशन पर ये लॉ वैलिड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां हम थोड़ा सा इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या बनेगा यहां पर, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज दैट यहां हमने HA ले लिया, ठीक, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ केटायंस, केटायंस मान लो इसमें H प्लस और A- जो है एनायन, तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस यहां पर बनेगा इनफाइनाइट डायल्यूशन A-। बात समझ रहे हैं आप, मतलब यही हमारा फार्मूला हो गया। हमने यहां पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इसका जो केटायन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, कौन सी मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वही उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। दिस इज द कोलराउस लॉ। अब इसको हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ NaCl ले लिया, तो ध्यान रखिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अभी हमने क्या बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं ये दोनों एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। मतलब जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर शो करता है। तो NaCl हो या फिर कोई दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों एक जैसे हैं एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, बिकॉज डेफिनेशन इज वैलिड ऑन इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है। तो NaCl को आप ब्रेक कर दो, क्या बनेगा Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहां पर जो ये बनेगा NaCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इसको थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप यहां लिख दो M तो और क्लियर हो पाएगा Ha, तो यहां लिख दो आप M, इसको इस तरह लिखो लैम्डा M H प्लस आयन, और इसको इस तरह से लिखो लैम्डा M A माइनस आयन, ठीक है। अब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन का जो सम है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HA एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक। उसी तरीके से आप यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका लैम्डा M एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na प्लस आयंस, ये Na प्लस आयन केटायन हो गया, प्लस
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, यदि यहां पर मान लो हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यहां पर हम एक और एग्जांपल ले लें, यहां पर जैसे मान लो हम और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने लिया BaCl2 या फिर CaCl2, इसको हमने आयोनाइज किया था, बनाया Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा m ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में 2 मोल्स हैं, किसके, Cl के। एक CaCl2 से 1 मोल Ca2 प्लस मिलता है हमें, और 2 मोल क्या मिलता है, Cl माइनस आयन। तो जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका यहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 into लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप न्यूमेरिकल में भी काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जब हम यहां पर लैम्डा m ना लिख करके लैम्डा e लिख देंगे, e मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वहां पर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि यदि हम एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उससे एक मोल हमें मिलने वाला है, कोई 2 मोल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे यदि हम इसको इस तरह से ना लिख करके हम इसको इस तरह से लिखें, मान लो आप कि हमने यहां लिख दिया लैम्डा m नहीं लैम्डा e एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2, तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ E, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस आयन मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू सम ऑफ equivalent conductivity at infinite dilution of Ca2 plus ions plus मतलब and लिख सकते हैं sum of this and Cl minus। तो यहाँ infinite dilution किया जाएगा और Cl minus, कहने का मतलब यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो फर्क है, ध्यान रखिएगा। यदि आप मोलर कंडक्टिविटी यहाँ लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना होगा आपको, और यदि आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेंगे तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यदि हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टेंस ऑफ या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसमें क्या रिलेशन बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन भी आता है, जरा इसको हम देख लें। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये है हमारा कोलराउस लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बिटवीन समझिएगा, BW मतलब बिटवीन मतलब ये, अगली बार जब भी हम इस तरह से लिख दिया करें तो आप बिटवीन समझिएगा। ठीक है, बिटवीन, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिलेशन बिटवीन लैम्डा m
हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट है आप 0 भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा m एंड लैम्डा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो यहां पर आप गामा लगाएंगे, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लैम्डा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे दिखाते हैं? अल्फा से। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा हो गया, ठीक। अल्फा क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। चलिए ऐसे बना दिया हमने अल्फा। तो क्या रिलेशन होता है इसमें? रिलेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट नॉर्मल कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है। आप यहां पर 0 भी लिख सकते हैं, हमने ऐसा बताया आपको। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। अगर ये दोनों दे देगा तो आपसे कहेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आपसे यहां से पूछ सकता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये है कोलब्राउज लॉ। अब इस पर न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में देखेंगे। हमने इसमें कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया। कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पढ़िए, फिर हम न्यूमेरिकल लेकर के इस पर आएंगे, जिसमें हमने जो भी टॉपिक यहाँ डिस्कस किया वो सभी इन्वॉल्व होंगे, सभी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से हम क्लास लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। जय भारत, जय भारत।